नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। आपकी टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई थी, री एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 20 जुलाई 2024 को आयोजित हुई थी। वहाँ पे परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे गए थे और परीक्षा से पहले हमने आपको अपने चैनल पे, जो कि अप्रैल में हमने चैनल क्रिएट किया था और मई, जून, जुलाई लगातार हमने क्लासेस आपके लिए ली थी। और हमारे क्लासेस से यूट्यूब पे जो हमने निःशुल्क फ्री में क्लासेस ली थी, वहाँ से डायरेक्ट जो है प्रश्न पीआरटी में पूछे गए हैं। आज हम पीआरटी का ही सेशन रखेंगे। तो पीआरटी में कई सारे प्रश्न पूछे गए थे और उसका आज पार्ट 1 है। इसके अलावा अन्य पार्ट भी आएंगे जहाँ पे हम आपको डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको हम प्रमाण सहित दिखाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और इस बार जितने भी अभ्यर्थियों ने जो भी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से बचते हुए आप टीआरई 4 के लिए तैयारी करते रहिए। हमारा सहयोग आप सभी के साथ में आगे रहेगा। इधर हम थोड़ा सा पेपर बीपीएससी प्री के जो है कारण थोड़ा सा बिजी हैं। बाकी हम आपको जो है गाइड संपूर्ण तरीके से करते रहेंगे। चूँकि अभी टीआरई 4 में समय है, लेकिन यह कि हम पूरे तरीके से आपको आगे गाइड करते रहेंगे। एनसीईआरटी हमने क्लास फ्री में पढ़ाया था, निःशुल्क सब कुछ हमने निःशुल्क में पढ़ाया था। टेस्ट सीरीज से लेके क्वेश्चंस तक हमने निःशुल्क में पढ़ाया था। एनसीईआरटी और चैनल पर हमने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए थे, वहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए थे, जो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। छोटे मोटे प्रश्न तो कोई भी फंसा सकता है, लेकिन आज आप ऐसे ऐसे प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने गलत किए होंगे, लेकिन हमने अपनी कक्षाओं में उन सब चीज़ों को कवर किया था। तो अब देर न करते हुए आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था? तो आप सभी को उत्तर पता है, 1882। अब आप देखिए कि हमने जो यूट्यूब पे क्लास लिया था, वहाँ पे हमने इस चीज़ को कवर किया था या नहीं किया था, खुद आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पे क्लिप हमने अपलोड किया था ट्विटर अकाउंट पे अपने, जो कि जो है पीसीएस एजुकेटर के नाम से ही है। फिलहाल बीपीएससी एजुकेटर संदीप के नाम से है। जुड़ना चाहे तो आप जुड़ भी सकते हैं। यहाँ पे हम जो क्लिप है उस पर क्लिक करते हैं। फैक्ट ध्यान रखने 1773 से 1800 के मध्य हुआ। और जो आनंद मठ पुस्तक है कब छपी है, कब पब्लिश की गई है, तो 1882, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज, इसके जो है नेतृत्वकर्ता में से कौन थे, तो कई सारे लोग थे और उसी में से आपको फैक्ट ध्यान रखिए, तो 1882, ये भी ध्यान रखिएगा। और आप लोगों ने देखा कि ये हमने टॉपिक कवर किया था और ये हमने क्लिप बनाया है अपने वीडियो का, जो कि यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि 3 महीने पहले का टीआरई 3 से पहले का वीडियो है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किसका विद्रोह है, तो सन्यासी विद्रोह। लेकिन हम विद्रोह के बारे में बताते हुए हमने पूरा क्लियर कट आपको बताया कि 1882 में प्रकाशित दूसरा चीज, इसके जो है नेतृत्वकर्ता में से कौन थे, तो कई सारे लोग थे, में से कौन थे, जो है नेतृत्व, ये भी ध्यान रखिएगा। कब पब्लिश की गई है, तो 1882, कब पब्लिश की गई है, तो 1882, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमने साथ में बताया भी कि आपको ध्यान रखने वाले फैक्ट भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब आपके सामने एक अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो विकल्प के हिसाब से आपको आंसर अब पता लग चुका, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अब आइए देखिए कि हमने क्या इस प्रश्न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराया है, नहीं कराया है। एक क्लिप हमने यहाँ पे शेयर किया था ट्विटर पे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु यहाँ पे जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गांधी जी ने जो है एक पुस्तक लिखी थी, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, इस नाम से एक पुस्तक लिखी थी, तो गोखले मेरे राजनीतिक। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु यहाँ पे जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। और तो आप लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, और ये जब प्रश्न पूछा गया तो वहाँ विकल्प नहीं दिया गया, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो था ई था, यानी इनमें से कोई नहीं। बाकी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, तो उससे भी ये एस्टेब्लिश होता है। और ये देखिए 4 महीने पहले का ये वीडियो है। और बीपीएससी टीआरई 2.0 में हेड मास्टर का पेपर हुआ था, जीएस पार्ट सेकंड में जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 6 से 12 में पूछे जाते हैं, उन 24 पीआईक्यूज में से एक पीआईक्यू ये था जहाँ से सीधे प्रश्न परीक्षा में फंसा। और हमने जब एक क्लासेस ली तो स्पेशली हमने पीआरटी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी थी कि इन क्लासेस को जरूर करें। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने किया भी था, बहुत अच्छे अंक भी लेके आ रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग भी देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी बाद में जुड़े हैं। और आगे टीआरई 4 के लिए आप कैसे सफल हो सकते हैं सब कम से कम पढ़कर, वो हम आपको आगे गाइड भी कर सकते हैं। तो आप चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी अन्य क्वेश्चंस पे आते हैं।
फिर एक अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे? के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। आंसर है सभी को पता है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आइए देखिए, क्या इस प्रश्न को हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करवाया था? अलावा इसमें जो है 2 मेंबर और थे, कौन कौन? तो के.एम. पनिक्कर और साथ में जो है एच.एन. कुंजरू। तो ध्यान रखिएगा 3 सदस्यीय जो है कमीशन था ये। सर फजल अली इसके अध्यक्ष थे और के.एम. अलावा इसमें जो है 2 मेंबर और थे, कौन कौन? तो के.एम. पनिक्कर और साथ में जो है एच.एन. कुंजरू। तो ध्यान रखिएगा 3 सदस्य। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इस प्रश्न में हमने बाकायदा प्रश्न पूछा गया था कौन अध्यक्ष थे, सर फजल अली, लेकिन हमने साथ में ये बताया के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू। क्यों बताया? क्योंकि हमें इतना अंदाजा था कि प्रश्न अगर पूछा गया तो अगली बार ये पूछा जा सकता है। ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्रोत 4 महीने पहले का वीडियो है। हमने BPSC TRE 2.0 18 दिसंबर को पेपर हुआ था। आपको याद होगा कि कई सेंटर्स पे 18 तारीख को दोबारा से पेपर हुआ था। जिन अभ्यर्थियों ने दिया था TRE 2 में उनको मालूम है। GS पार्ट सेकंड में 30 प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं में से एक प्रश्न था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है वॉच फुल वीडियो। कोई ऐसा नहीं कि हम आपको कोई नया वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। ये 4 महीने पहले का वीडियो है। बाकी जिन अभ्यर्थियों ने क्लासेस ली थी वो इस बात के गवाह हैं। कुछ अभ्यर्थी होंगे जो मैसेज कमेंट भी करेंगे, जो अगर वीडियो वो लोग देखते हैं हाल फिलहाल में, चूँकि पेपर से सभी लोग थके हुए हैं मानसिक रूप से रिजल्ट के वेट करने के उसमें। बट यह है कि आप लोग हमसे जुड़कर एक बेस्ट गाइडेंस आप प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम समय में तैयारी कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमने मात्र 30 दिन के अंदर, 30 से 40 दिन के अंदर सब कुछ कवर किया था। देन हमने आपको एक अलग से एकलव्य सीरीज भी पढ़ाया था, जहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। ढूंढने में समय मिलता है, एक एक प्रश्न को खोजने में बहुत समय लगता है, क्लिप बनाने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए आपके पास आने में हमें समय लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, TRE 4 में भी बहुत समय है। खैर अब आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्नों पर। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने चैनल के साथ में आपको टेलीग्राम लिंक से भी अटैच कर रखा है, और उस टेलीग्राम लिंक में हम आपको सारे PDF हमने दिए हैं। जितने भी आप यहाँ पे वीडियोस देख पा रहे हैं, सब हमने सारे के सारे PDF, जितने भी हमने क्लासेस लिए आज तक, सब की PDF हमने फ्री में सभी अभ्यर्थियों को अवेलेबल कराया, जो कि यूट्यूब पे कोई भी नहीं कराता। सबको एक डर रहता है कि हमारा जो PDF है इधर उधर सर्कुलेट होगा। जाहिर सी बात है, हमारा PDF काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने भी पढ़ा है जिन्होंने कभी क्लासेस नहीं ली, लेकिन कोई बात नहीं, किसी के भी काम आ जाए, कैसे भी काम आ जाए, पर्याप्त है। बट यह कि आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ेंगे, अपने साथियों को जोड़ेंगे आगे चलकर जितना भी जल्दी हो सके, तो आप जो है आप ही के लिए हम काम आने वाले हैं। जैसे हम TRE 3 के अभ्यर्थियों के लिए काम आए, वैसे हम आगे चलकर आपके लिए काम आने वाले हैं। और आप विश्वास मानिए, हम ऐसे ऐसे प्रश्न आपको करा देंगे जो TRE 3 में ही पूछे गए हैं इस री एग्ज़ाम में, जो 19 से 22 जुलाई के बीच में सभी एग्ज़ाम हुए हैं। और उस सभी परीक्षाओं का जो भी प्रश्न हुआ है, जो आपके काम का है, PRT के काम का है, हम उतना प्रश्न करा देंगे। उसमें से कई सारे प्रश्न आपको अगली बार TRE 4 में हूबहू देखने को मिलेंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न आते हैं, ये काफ़ी विवादास्पद प्रश्न रहा, बाकी हम आपको समझा दे रहे हैं, पढ़ाया हमने ये भी था। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है तो CO2 SO2 जलवाष्प तो होता नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत इस प्रश्न में ये था कि आयोग कभी भी, इस प्रश्न में आयोग ने थोड़ा सा था कि आयोग इस प्रश्न का जो उत्तर बनाया था वो SO2 के हिसाब से ही बनाया था, यानी मुख्य प्रदूषक के हिसाब से। लेकिन जब अभ्यर्थियों ने क्लेम किया, जाहिर सी बात है 7th क्लास NCERT में हमने पढ़ाया भी, अभी हम आपको लिंक दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी गई थी। लेकिन ये प्रश्न ज़्यादा बेहतर होता जिन्होंने केवल SO2 माना, वो भी अपनी जगह पे सही थे, जिन्होंने SO2 और CO2 माना वो भी अपनी जगह पे सही थे। कहने का मतलब है कि अम्लीय वर्षा के लिए जब प्रदूषक दिया जाता है परीक्षा में, एग्ज़ाम में, तो हमेशा आयोग को एक चाहिए कि यहाँ पे SO2 के साथ में NO2 को रखता और CO2 को रखता, तब ज़्यादा बेहतर ये प्रश्न बन सकता था। लेकिन इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न हुआ। कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ कि जो हायर क्लासेस हैं, 11th क्लास की जो NCERT है, वहाँ पे मात्र SO2 और NO2 के बारे में है। इसके अलावा 10th क्लास के NCERT में भी एक जगह पे SO2 और NO2 के बारे में बताया गया। इस वजह से अभ्यर्थियों में इस प्रश्न को लेकर कन्फ्यूज़न रहा। और SO2 मुख्य प्रदूषक है, CO2 उसके मुकाबले कम लेवल पे प्रदूषक है अम्लीय वर्षा की बात करें, लेकिन योगदान देता है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सेंस में पूछा था तो आयोग को अंत में मानना पड़ा, और इस प्रश्न का आंसर आयोग ने D माना। अब आइए देखिए, हमने इस टॉपिक को कवर किया था, नहीं कवर किया था। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। और अम्ल वर्षा के लिए pH मान जब जल का 5.5 से कम हो जाता है, pH मान वर्षा जल का जब 5.5 से कम हो जाता है तब उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? तो वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मित होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः
कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का भी आपने देखा कि क्लास 7 एनसीईआरटी में था। चूंकि हमने पढ़ाया था चैनल पे, तो हमारे ही अभ्यर्थियों ने कई सारे अभ्यर्थियों ने एक से अधिक प्रश्न का मतलब आंसर लगाया। कई सारे अभ्यर्थियों ने केवल SO2 ही लगाया। कारण क्या था कि 11th क्लास एनसीईआरटी भी हमने पढ़ाया था, वहाँ पे केवल SO2 और NO2 दिया था। तो इस प्रश्न में अभ्यर्थियों की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। प्रश्न को हमेशा मुख्य प्रदूषक के तौर पर देना था, SO2, NO2 और CO2, तब ये प्रश्न ज़्यादा बेहतर होता। खैर, आयोग ने प्रश्न का जो बनाया था वो SO2 के हिसाब से ही बनाया था, इसीलिए प्रोविजनल फाइनल आंसर की में जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें SO2 ही माना गया था। लेकिन जब ऑब्जेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है, जब एक से अधिक आंसर तो आयोग को मानना पड़ेगा। तो आयोग ने फाइनली उत्तर माना एक से अधिक। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि जितना हमने यूट्यूब पर निःशुल्क में आपको फ्री में क्लासेस दी हैं, कोई पेड बैच में इतने प्रश्न नहीं फंसा पाएगा। दुनिया भर का लोग पढ़ा देते हैं पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो आयोग ने कितनी बार बोला है कि एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिएगा, इसके आगे भी कई सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से मिलने वाले हैं, हमारे चैनल से मिलने वाले हैं, शॉर्ट्स से जो हमने अलग से आप लोगों के लिए कंपाइल किया था बीपीएससी को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी। तो आंसर आप सभी को पता है, मदन लाल ढींगरा। और यह टॉपिक भी हमने कवर करवाया था, आइए देख लेते हैं। और ये हमने चैनल शॉर्ट्स में करवाया था। तो हमने कई सारे लगभग 40 के आसपास शॉर्ट्स क्रांतिकारी गतिविधियों से महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदू मेला 1867 में नवगोपाल मित्र ने स्टार्ट किया था। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने पूना इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट स्टार्ट किए थे। मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में भारतीय झंडा फहराया था। और 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 1 जुलाई 1909 लंदन में मदन लाल ढींगरा ने विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा 15 मार्च को यह प्रश्न पूछा गया था और वहाँ पे भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आप 15 मार्च को जो पेपर लीक हुआ था, उस प्रश्न को भी जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हमने चापेकर बंधुओं का पूछा गया था और साथ में हमने मदन लाल ढींगरा का डिस्कस किया था उस समय भी। बाकी हमने अलग से चैनल पे भी ये चीज़ पढ़ाया था। तो ये भी प्रश्न आपने देखा कि हमारे चैनल से टॉपिक से डायरेक्ट कवर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। वनस्पतिक हार्मोन का मतलब होता है प्लांट हार्मोन, साइटोकिनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है साइटोकिनिन। ये भी हमने शॉर्ट्स में कवर पूरा जो 9th क्लास एनसीईआरटी है उसमें प्लांट हार्मोन्स के बारे में, पादप हार्मोन्स के बारे में दिया है। साथ में ये प्रश्न भी दिया गया है, जो है क्या नाम है, एक्सरसाइज में भी प्रश्न दिया गया एनसीईआरटी में, वहाँ से भी है डायरेक्ट ये। साथ में हमने जो कवर कराया था, अब उस लिंक पे आपको दिखाते हैं। बिहार स्पेशल एपिसोड 38 में पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है, तो ऑक्सिन प्ररोह के अग्रभाग में टिप में संश्लेषित होता है, पौधे के ऊपरी भाग में और कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन का काम क्या होता है, तो ये तने की वृद्धि में सहायता करता है, तने की वृद्धि में सहायता करता है जिब्रेलिन। तीसरा है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। उपयुक्त है जो वृद्धि में सहायता करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि साइटोकिनिन के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, सांद्रता में पाया जाता है। उपयुक्त जो 3 उदाहरण है, ये पादप हार्मोन के उदाहरण है जो जैसे यहाँ पे ऑक्सिन के बारे में हमने बताया, जिब्रेलिन के बारे में बताया, साथ में साइटोकिनिन के बारे में बताया जो कि कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में एक और एब्सिसिक अम्ल भी होता है उसके बारे में है। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कितने टाइप के प्लांट्स हार्मोन हैं। तो ये प्रश्न आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज में दिया गया है चैप्टर में। अब एक प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है। अब ये प्रश्न ऐसा था कि जिस अभ्यर्थी को पता था, जिसको नहीं पता था उसका गलत हो गया। इसका उत्तर है दिल्ली में। आइए देखते हैं क्या हमने आपको एनसीईआरटी में चीज़ पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। फिर लौह स्तंभ के बारे में आप जानते ही हैं कि लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है, 6 टन 6000 किलो का था, कुतुब मीनार में स्थित है और 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने इसको बनाया था। के बारे में आप जानते ही हैं कि लौह स्तंभ ऊंचा है, 6 टन 6000 किलो का था, कुतुब मीनार में स्थित।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ाया था और वहाँ पे जो भी जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी में ऐसे ब्रैकेट में दी रहती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इस महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे पढ़ाया था कि 1600 वर्ष पूर्व लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। स्तंभ कुतुब मीनार में स्थित है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने क्लासेस ली, ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स क्वेश्चन थे जो गलत नहीं हुए। अब आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक बहुत अच्छे ही प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न था कि बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। ऑप्शन था जगदीशपुर, चंपारण, पटना। उत्तर था इसका पटना। अब आइए देखिए कि क्या हमने इस टॉपिक को डिटेल में शॉर्ट्स वीडियो में कवर किया था या नहीं किया था। बिहार स्पेशल के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, प्रश्न को पहले देखते हैं। पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ प्रश्न टीआरई 2 में दिसंबर 2023 में पूछा गया था। और यहाँ पे आपके सामने स्रोत है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहाबी नेताओं के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था उस समय 1857 की क्रांति की बात है। ब्रिटिश कमिश्नर थे पटना के विलियम टेलर। उनको लगा कि जो वहाबी नेता है बिहार के वो एंटी ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और इन्होंने चालाकी से जो है मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और वैजुल हक को गिरफ्तार करवा लिया। तो वही प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रभावकारी वहाबी को गिरफ्तार किया गया था षड्यंत्र करने के आरोप में। तो मौलवी बात है, ब्रिटिश कमिश्नर थे पटना के विलियम टेलर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चूंकि शॉर्ट्स वीडियो है तो इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब आप जिस डायरेक्शन में देख रहे होंगे थोड़ा उल्टा डायरेक्शन में दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है पटना, आरा, गया, जो है छपरा, मुजफ्फरपुर और मैं जो है मोतिहारी में दिक्कतें हुई थी और पटना इसका सेंटर था। तो विकल्प में भी आप देखेंगे तो विकल्प के हिसाब से भी आप पटना आंसर लगा सकते थे। और हमने इन सब चीज़ों को कवर किया था और कारण था कि ये टीआरई 2 में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया था और इन तीनों वहाबियों के लिए पूछा गया था जिनको पटना में डिटेन किया गया था। और इस वजह से पटना में शादी वाली बात कर, माफ़ कीजिएगा, बिहार स्पेशल के माफ़ कीजिएगा, आप लोग भी समझते हैं कि आजकल के डेट में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा रील उल बनाने वाले लोग पैसे कमा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न आपने देख लिया। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है सौहबकारिता, जिसको सिम्बायोसिस बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी से भी ये प्रश्न पूछा गया था। फिर अगला है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ में रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंध भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसमें दोनों लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। जो कुछ जीव होते हैं एक दूसरे के साथ में रहेंगे, आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, शेयर करते हैं, म्यूचुअली रहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण क्या है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, कुछ कवक वृक्षों की जड़ में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो ये आपका हो गया। तो कवक और वृक्ष का जो रिलेशनशिप है वो सहजीवी रिलेशनशिप हो गया कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। फिर लाइकेन का आपसे सबसे ज्यादा उदाहरण पूछा जाता है कि लाइकेन कहे जाने वाले जीवों में 2 भागीदार होते हैं। तो जिनको हम लाइकेन कहते हैं उनमें 2 पार्ट। फिर अगला है, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने इस टॉपिक में लाइकेन्स को कवर किया, सहजीवी संबंध को कवर किया। और सहजीवी संबंध आप इंग्लिश में देखेंगे तो सिम्बायोसिस लिखा हुआ था और हिंदी में थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया था, बाकी सब कुछ सेम था। खैर अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं जो हमारे अब जो पढ़ाए हुए यूट्यूब पर क्लासेस से आया था और हमने सारे क्लासेस फ्री में ली थी, निःशुल्क में लिया था, 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया था, सभी लोगों को बराबर रेगुलर सपोर्ट दिया था। अंत में जब अभ्यर्थी डर रहे थे, घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, मैसेज कर रहे थे हमारे पास, तब भी हम उनके लिए मौजूद थे। और आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप एक अच्छी खासी संख्या में हमसे जुड़ते हैं तो हम आपके लिए वादा करते हैं कि इस बार हमने जितना किया टीआरई 3 के लिए, इसका 10 गुना हम आपके लिए टीआरई 4 से पहले एग्जाम के लिए आपके लिए हम कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए, चैनल को शेयर कीजिए, अपने जो साथी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जोड़िए। और आपके सहयोग से चैनल बहुत आगे जाएगा और आपके लिए बहुत काम आएगा। और एक और बात, जो हमारे चैनल पे अभ्यर्थी जुड़े हुए थे वो सेल्फ स्टडी बहुत करते थे,
खुद से पढ़ाई करते थे, हम उनको क्वेश्चन सॉल्व करा देते थे सबसे कम समय में। आप विश्वास नहीं करेंगे, क्लास 7th का एनसीईआरटी, क्लास 6 का एनसीईआरटी, क्लास 8 का एनसीईआरटी 1 से 1.5 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे में हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ा देते थे और इससे आपका समय ही बचता था। अब आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को देखते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, सूखी बर्फ़ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी देख लेते हैं, हमने क्लास लिया था वहाँ से डायरेक्ट ये पूछा गया था। बाकी इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कराया था, तो वहाँ पे भी ये प्रश्न पूछा गया था। आते हैं इस पे। सॉलिड CO2 के बारे में बताया गया कि इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो। तो ध्यान रखिएगा, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, 1 ATM हो, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है, कब होता है ऐसा? वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, 1 ATM प्रेशर हो, तो ठोस CO2 जो होता है, सॉलिड CO2 होता है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और यही कारण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। और किसका उदाहरण? ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का। आगे बढ़ते। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस को हमने पढ़ाया था आप सभी लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सोनार तकनीक का प्रयोग। तो ये क्लास 9th एनसीईआरटी से पूछा गया था और जो नई एनसीईआरटी आई थी, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है PDF के फॉर्म में, उसमें चूंकि सिलेबस कट कर दिया गया है तो सोनार तकनीक के बारे में वहाँ से टॉपिक हटा लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी हमने सोनार टेक्निक के बारे में बताया था और वहाँ पे उस समय क्लास में हमने ये भी बताया था कि पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, नए वाले में नहीं है, लेकिन आप लोग को नुकसान ना हो तो हमने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। 1 से अधिक इसका आंसर था। आइए देखते हैं क्या जो नया सिलेबस दिया तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं सोनार के बारे में। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आपको ध्यान रखना है। और सोनार ऐसा डिवाइस होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 महीने पहले का वीडियो है, क्लास 9th विज्ञान एनसीईआरटी मैराथन PRT 6 to 8 TGT, जो एक तरीके से क्योंकि 6 से 8 में लगभग मतलब एक पूरे तरीके से 9th-10th बेसिस ही पूछा जाता है। कभी समय रहा तो हम 6 to 8 के लिए भी लेके आएंगे, जो साइंस में प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए से डायरेक्टली आए थे। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको देख लेते हैं पहले। सोनार ऐसा यंत्र होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करता है। तो अल्ट्रासोनिक, तो ध्यान रखिएगा, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक वेव्स का पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। और ये डिस्टेंस, दूरी, दिशा और साथ में जो है अंडर वाटर, जो पानी के अंदर जो वस्तुएं रहती हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का ध्यान रखिएगा, समुद्र के अंदर जनरली किया जाता है। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की, तो इनका पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। फुल फॉर्म में साउंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि समुद्र के अंदर, पानी के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी वस्तुएं पाई होती हैं, उनका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और जब आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हूबहू ये सब लाइन लिखी हुई हैं। तो इसीलिए हमने एक डायरेक्टली कंक्लूजन में आपको बता दिया था कि पानी के नीचे पहाड़ियाँ होती हैं, हिमशैल होते हैं, समुद्र की गहराई, सबके लिए सोनार का प्रयोग होता है। तो जब हम पढ़ा रहे थे तो हम इतना चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि कौन सा नई एनसीईआरटी, क्योंकि PDF तो नए एनसीईआरटी में अवेलेबल होता है, पुराने में अवेलेबल होता नहीं है। हम पुरानी एनसीईआरटी हमारे पास इंग्लिश मीडियम में, चूँकि हमारा इंग्लिश मीडियम है, हम वहाँ से देखते हुए पूरा बराबर जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कोई भी चीज़ आपके लिए छूटे ना, क्योंकि हमें दर्द पता है कैसे 1 नंबर 2 नंबर से अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। हम बहुत बार इन सब चीज़ों का सामना कर चुके हैं, तो हमें पता है दर्द आप लोगों का, इसलिए हम नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने इन सब चीज़ों को डिटेल में कवर किया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जो है आपके लिए लेके आएंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करा देंगे जो हमारे चैनल से डायरेक्टली पूछे गए थे, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि TRE 4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, बेस्ट कंटेंट क्या हो सकता है, और एक अच्छा गाइडेंस से आप और सेल्फ स्टडी से फोकस करके आप निकल सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में आपका नुकसान हो जाता है। आप इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, इस चीज़ को पता है। और कभी भी बड़ी बड़ी कोचिंग से एक होता है, लेकिन मेन चीज़ क्या होता है, जब तक अभ्यर्थी खुद से नहीं पढ़ता है, कोई भी कोचिंग आपको सफल भी नहीं बना सकती। अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े भी हैं तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब प्रश्न आते हैं, इस बार आपने देखा था एग्ज़ाम में प्रश्न आए, बहुत सिंपल प्रश्न आपसे गलत हो गए। जो इस बार तो ऐसा हुआ कि लगभग 10 क्वेश्चन
कम से कम ऐसे अभ्यर्थियों के साथ में रहे जिनके 70 से 75 के बीच में आए, और उनका यही कहना था कि सर हमसे 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए गलत हो गए, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि बीपीएससी का ऑप्शन में 5 ऑप्शन होता है, और जो तीसरा के बाद जो चौथा ऑप्शन आता है मोर देन वन और नन, ये ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को इस बार परेशान किया। और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको TRE 4 के लिए रेडी कर देंगे। गारंटी है इस बात की कि जो अच्छे से मेहनत करके, अपने ऊपर विश्वास करके, हम जो भी आपसे बताएंगे, जो चीज़ों को शेयर करेंगे, आप उन चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने हमसे क्लासेस ली, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, अंक भी आ रहे हैं, और हम जो है आगे भी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम आगे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। और दूसरे पार्ट में हम आपके लिए लाएंगे बचे हुए प्रश्न जो हमारे पढ़ाए हुए से आए थे। जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन हमने हमेशा 22-23 अक्टूबर ही बताया है। 22-23 अक्टूबर 1934, हम उसको अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसने भी हमारे चैनल से पढ़ा, हमने वहाँ पे बताया था कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हम आपको शॉर्ट्स में भी दिखा सकते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 17 मई 1934 को होती है, जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से अलग है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बिहार में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोला जाता था, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पूरे भारत के संदर्भ में, जो कि 22 अक्टूबर 1934 को बनी थी, उसको बोला जाता था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और आपसे जब प्रश्न पूछा गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो आयोग ने उस प्रश्न का आंसर 22 से 23 अक्टूबर 1934 माना। तो जिन अभ्यर्थियों ने हमसे क्लासेस ली थी और गलती नहीं किया, ध्यान से जो है क्लासेस ली थी, उन्होंने आंसर ई लगाया। और हालांकि ऐसे प्रश्नों में आंसर ई लगाना इतना आसान होता नहीं है, और ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने 17 मई लगाया था, जिनका गलत हो गया। और कारण यही था कि बिहार के स्तर पर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उसका नाम पूरा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, जो 17 मई 1934 को बनी थी। आगे बढ़ते हैं। और हालांकि कई सारी पुस्तकों में आपको 17 मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लिखा हुआ, लेकिन वो बिहार के संदर्भ में लिखा हुआ है। कई बार चीज़ों को पूरी तरीके से लिखा नहीं जाता है, इससे अभ्यर्थियों में कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन जो अदर हिस्टोरियंस है वो पूरी तरीके से क्लियर, कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कई सारी बुक्स में लिखा होने की वजह से अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ। ऐसे एक नुकसान आपका जो है हार्डिंग वाले प्रश्न पे हुआ है, ऐसे कई लोगों का नुकसान जो इरविन वाले प्रश्न पे भी हो गया कि कई लोग जो है गवर्नर जनरल सब को देख के उनको लगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें हैं। खैर, अब अगले वीडियो में हम आपको जो बचे हुए क्वेश्चन से डिस्कस कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सभी को रिस्पॉन्ड करते हैं, सभी की क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे, आप जुड़ जाइएगा। जो हमने TRE 3 के लिए निःशुल्क में क्लासेस ली थी, सारे के सारे PDF अभी भी अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लास करना चाहे यूट्यूब पर तो क्लास भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके एकलव्य सीरीज के नाम से। बाकी हम यहाँ पे लिंक दे देंगे, अगर आपका मन होगा, इच्छा होगी तो आप क्लासेस जाके कर सकते हैं। और आगे हम इधर BPSC प्री तक थोड़ा व्यस्तता होने की वजह से हम आपको रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ क्लासेस लेके आएँ। और जो हमने पहले से क्लासेस ली हैं, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हमने क्लासेस ली हैं जिसका कोई अंत नहीं है। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी ज़रूरत हो तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत